NCERT जियोग्राफी चैप्टर 2, चैप्टर का नाम ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इसके पहले की वीडियो में हमने ग्लोब के बारे में जाना, अक्षांश के बारे में जाना। अब ये दूसरे अध्याय का दूसरा पार्ट है जिसमें हम देशांतर के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं देशांतर क्या है। देशांतर रेखाएं इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। ये ग्लोब है और ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। परिभाषा के अनुसार उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाएं ऐसी 360 रेखाएं हैं, पर यहाँ पे 360 रेखाएं बनाना संभव नहीं है। वास्तविक में 360 रेखाएं हैं जिनका अपना अपना एंगल है। ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। परिभाषा के अनुसार उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली 360 काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब देशांतर रेखाओं के और अक्षांश रेखाओं के बीच अंतर करते हैं। देशांतर, दो देशांतर के बीच की दूरी ध्रुव की ओर घटती जाती है। अब इस पॉइंट का मतलब समझेंगे कि दो देशांतर के बीच की दूरी ध्रुव की ओर घटती जाती है। इसका मतलब ये है कि दो देशांतर, मान लीजिए कि इसकी और इसकी बात करें, इन दोनों देशांतर की बात करें, तो इनकी और इनकी बीच की दूरी ध्रुव की ओर बढ़ने पर घटती जाती है। जैसा कि उत्तर, देखिए विषुवत वृत्त पर ये दोनों अपनी मैक्सिमम दूरी पे हैं, पर जैसे जैसे हम दक्षिण ध्रुव या उत्तर ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो इन दोनों बीच की दूरी घटती जा रही है। देखिए, और यहाँ पे एकदम मिल गई, दोनों रेखाएं आके यहाँ मिल गई हैं और उत्तर ध्रुव में भी आके मिल गई हैं। तो जो पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है देशांतर रेखाएं के बारे में, कि दो देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुव की ओर घटती जाती है। वो इस प्रकार की दो देशांतर हैं, अगर ये ध्रुव की ओर आएंगी तो दूरी इनकी घटती जा रही है, एकदम से यहाँ पे 0 हो गई है। और जैसे जैसे ध्रुव से दूर जाएंगे तो दूरी इसकी बढ़ती जाएगी, फिर विषुवत वृत्त तक ये मैक्सिमम दूरी पे अपनी रहेगी। फिर जैसे उत्तर ध्रुव की ओर बढ़ेंगे फिर ये घटती जाएगी और एकदम बिंदु पे 0 हो जाएगी दूरी इनकी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट समझते हैं। सारे देशांतर जो अर्धवृत्त हैं बना रहे हैं उनकी लंबाई बराबर है। सारे देशांतर जो अर्धवृत्त बना रहे हैं, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, जो कि ऐसे बनता है, ऐसे देखिए, सारे इसमें जो देशांतर हैं अर्धवृत्त बना रहे हैं। ठीक है, अर्धवृत्त बना रहे हैं सारे देशांतर, और जो इनके बीच की दूरी है, अर्धवृत्त बना रहे हैं सारे देशांतर, और जो इसमें कहा जा रहा है जो सारे देशांतर जो अर्धवृत्त बना रहे हैं उनकी लंबाई बराबर है। उनकी लंबाई देखिए, ये बराबर है, ये दोनों की लंबाई बराबर है, सेम है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, मान लीजिए बोर्ड पे 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी।
ठीक है। ये लंबाई दोनों बराबर है, इनकी लंबाई दोनों बराबर है, इनकी लंबाई भी सेम है, इनकी भी सेम लंबाई, ये दोनों देशांतर की लंबाई सेम है। यानी कि दोनों जो अर्धवृत्त, जो देशांतर अर्धवृत्त बना रहे हैं उनकी लंबाई बराबर है। जो इनकी बात ने बताया, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में अंतर समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि बीच की दूरी ध्रुव की ओर घटती जाती है, बीच की दूरी ध्रुव की ओर घटती जाती है, ध्रुव पे एकदम 0 हो जाती है, ध्रुव की ओर घटती जाती है, एकदम 0 हो जाती है ध्रुव पे। और सारे देशांतर जो अर्धवृत्त बना रहे हैं उनकी लंबाई बराबर है। सारे देशांतर जो अर्धवृत्त बना रहे हैं उनकी आपस की लंबाई दोनों बराबर है, सेम है। ठीक है। अब अक्षांश में क्या होता है, अक्षांश में ये होता है, विषुवत वृत्त सबसे बड़ा वृत्त है। ठीक है। आपको पता है कि नहीं, पृथ्वी 3D होती है और उसके चारों तरफ भाई विषुवत वृत्त रहेगा ना। केवल हम यहाँ पे बना पा रहे थे, 2D बन रहा था वो, और जब हम वास्तविक में देखेंगे, ग्लोब लाएंगे, तो उसमें चारों तरफ रहेगा वृत्त, विषुवत वृत्त ग्लोब के। ठीक है। तो इसमें लिखा है विषुवत वृत्त सबसे बड़ा वृत्त है, बाकी वृत्त ध्रुव की ओर छोटे होते चले जाएंगे। बाकी जो वृत्त हैं ध्रुव की ओर छोटे होते चले जाएंगे। इसका मतलब समझिए, ये ध्रुव है, ये द्विध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। विषुवत वृत्त सबसे बड़ा वृत्त है। ये देखिए, ये सबसे बड़ा वृत्त लग रहा है आपको देखने में भी, और है भी वास्तविक में भी। ग्लोब में काल्पनिक माने हैं, ये विषुवत वृत्त है, सबसे बड़ा वृत्त है। ठीक है। फिर ये ध्रुव की ओर वृत्त घटता जाता है, बाकी वृत्त ध्रुव की ओर छोटे होते चले जाएंगे। देखिए, अगर उत्तर ध्रुव की ओर जाएंगे तो ये वृत्त विषुवत वृत्त से छोटा है, ये वृत्त, और इससे छोटा ये वृत्त है। फिर और वृत्त होंगे, फिर सबसे छोटा फिर कोई वृत्त होगा, फिर लास्ट में ध्रुव आएगा 90 डिग्री पे। ऐसे ही दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो विषुवत वृत्त से छोटा ये वृत्त है, इससे छोटा ये वृत्त है, सबसे लास्ट में ध्रुव आएगा। ठीक है। वही पहले पॉइंट में अक्षांश में कही जा रही है। और दूसरे पॉइंट में अक्षांश की दूरियां समान है। दूरियां मतलब इनके और इनके बीच की दूरी, इनके और इनके बीच की दूरी ये समान है। ठीक है। यही कहा जा रहा है, इनके इनके बीच की दूरी समान है, बराबर है। इसी लक्षणों के कारण अक्षांश रेखाओं को समानांतर रेखा भी कहते हैं। अब कुछ उदाहरण से समझेंगे कि देशांतर रेखाओं का उपयोग क्या है। जैसे कि अक्षांश रेखाओं का उपयोग हमने समझा था, और फर्स्ट वीडियो में महाराष्ट्र का चंद्रपुर हमने उसमें बनाया था, और बेलो हॉरिजेंटे हमने पॉइंट किया था। अब हम देशांतर रेखाएं क्यों पढ़े हैं, इनका प्रयोग हम जानेंगे। मैपिंग में देशांतर और अक्षांश रेखाएं बहुत ही सहायक होती हैं। अब देशांतर का प्रयोग समझेंगे कि भाई देशांतर से हम क्या कर सकते हैं। उदाहरण से समझेंगे कि देशांतर रेखाओं का क्या उपयोग होता है। जैसा कि हमारे NCERT में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। एक ही अक्षांश, ये ग्लोब है, ये विषुवत वृत्त हैं जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। और विषुवत वृत्त के दक्षिण में 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश है। हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप और प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को
दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। जैसा कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप दोनों 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे हैं, पर ये नहीं पता कि यहाँ होंगे कि यहाँ होंगे कि जहाँ होंगे, बीच में होंगे, कहाँ होंगे। इसकी स्थिति जानने के लिए हमें अक्षांश के अलावा देशांतर की भी ज़रूरत पड़ेगी। प्रशांत महासागर यहाँ कहीं है, हिंद महासागर यहाँ कहीं है, तो हमें एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो रहा है कि टोंगा द्वीप यहाँ पर होगा, और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप यहाँ कहीं होगा। टोंगा द्वीप 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर यहाँ पे है, मॉरिशस द्वीप 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर यहाँ पे है। यही कारण है कि हमें यामोत्तर या देशांतर पढ़ने की आवश्यकता है। यही कारण है कि हमें अक्षांश के अलावा देशांतर रेखाओं की जानने की आवश्यकता होती है। अक्षांश रेखा 20 डिग्री दक्षिण पर टोंगा द्वीप भी है और मॉरिशस द्वीप भी है, पर हमें देखना यह है कि देशांतर रेखा के पश्चिम में कौन सा स्थान है और पूर्व में कौन सा स्थान है। पश्चिम, ऐसे ही 360 देशांतर रेखाएं हैं। जो बीच में है, यूरोप में है, ग्रीनिच में, वो 0 डिग्री देशांतर को दर्शाएगी, और पश्चिम में ऐसी 1 से लेकर 180 देशांतर रेखाएं हैं। माना कि देखिए 1 डिग्री से लेकर 180 देशांतर रेखाएं हैं इधर पश्चिम में 1 से लेकर 180 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं, डिग्री में नापते हैं। और इधर पूर्व में भी 1 से लेकर 180 देशांतर रेखाएं हैं। देखिए ये गोला है, ग्लोब है, 1 से लेकर 180, इधर भी 1 से लेकर 180, ठीक है। 180 2 बार तो आएगा ही नहीं। 180 एक से अगर 360 गिनेंगे तो 180 2 बार तो आता नहीं, एक ही बार आता है। 179 के बाद 180 आता है, फिर 181 आएगा, 182 आएगा। तो ऐसे ही 1 डिग्री के बाद से लेकर 180 डिग्री तक है। फिर यहाँ से गिनेंगे अगर 1 डिग्री से लेकर, तो हम 179 ही गिनेंगे, क्योंकि हमारा 180 कॉमन है, जो कि पश्चिम में भी आता है और पूर्व में भी आता है, जो पश्चिम देशांतर में भी आता है और पूर्व देशांतर में भी आता है, ठीक है। 180 डिग्री ये हो गया। टोटल कितना हो गया हमारा? 180 डिग्री यहाँ पे हम 180 डिग्री की एक ही रेखा है, तो अगर पूर्व पश्चिम से भी गिनेंगे 1 से लेकर तो 180 डिग्री, पूर्व से गिनेंगे तो 180 डिग्री, दोनों 180 डिग्री वाली देशांतर दोनों में कॉमन है, पश्चिम में भी और पूर्व में भी, ठीक है। तो हमारी टोटल हो गई 359 हो गई। पर हमारी 0 डिग्री देशांतर भी तो है, जो कि जोड़ने पर 360 डिग्री 1 से लेकर 360 होगी, ठीक है। तभी हमने परिभाषा में लिखा था कि 360 देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। इधर पश्चिम 1 डिग्री से लेकर 180 पश्चिम होंगी, इधर 1 से लेकर 180 डिग्री तक पूरब होंगी, पूर्व की देशांतर रेखाएं होंगी। और हमें कोई मैपिंग करना होगा तो ऐसे ही करेंगे कि देशांतर रेखा के पश्चिम में है और अक्षांश में इतना है, ठीक है, और अक्षांश के 20 डिग्री पर है, देशांतर के पूर्व में है। ऐसे ही हमें मैपिंग करना होगा, ठीक है। ग्लोब में देशांतर रेखाओं को दर्शाया गया है। जब हमने परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें हम पढ़े थे
पंखा बंद कर दिया। उसमें हम पढ़े थे कि देशांतर रेखाएं 360 होती हैं, ठीक है। अब 360 कैसे होती हैं, अब ये देखते हैं। जो हमारी देशांतर रेखा ग्रीनिच यूरोप से होकर जाती है वो 0 डिग्री है, और इसके पूर्व में इधर पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं, पश्चिम में पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। यहाँ कहीं 30 डिग्री पूर्व देशांतर रेखाएं होंगी, यहाँ कहीं 60 डिग्री पूर्व देशांतर रेखाएं होंगी, यहाँ कहीं 90 डिग्री पूर्व देशांतर होंगे, यहाँ कहीं 120 डिग्री पूर्व देशांतर रेखाएं होंगी, यहाँ कहीं 150, यहाँ कहीं 179 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं होंगी, ठीक है। इधर से हम चले पूर्व की ओर चल रहे हैं, 0 से 1 डिग्री से लेकर हम 79 डिग्री तक आ गए पूर्व में, और फिर हम 79 के आगे जाएंगे तो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। इधर से चलने पर 180 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हम इधर से भी 1 डिग्री से चलेंगे तो यहाँ कहीं 30 डिग्री आएगा पश्चिम में, यहाँ कहीं 60 डिग्री आएगा पश्चिम में, यहाँ कहीं 90 डिग्री आएगा पश्चिम में, यहाँ कहीं 120 डिग्री आएगा पश्चिम में देशांतर रेखाएं, और यहाँ कहीं 150 डिग्री आएगा पश्चिम में, और यहाँ कहीं 179 डिग्री पश्चिम में देशांतर रेखा आएंगी, और इसके आगे 180 डिग्री जो कि पूर्व में भी कॉमन है और पश्चिम में भी कॉमन है 180 डिग्री, ठीक है। यही कारण है कि 360 देशांतर रेखाएं होंगी। इधर से 1 से 180 आएंगे तो 180 ये हो गया, और यहाँ से 1 से 180 आएंगे तो 180 को हम 2 बार नहीं गिनेंगे, गिने तो हम एक ही बार आएंगे, गिनेंगे ना, आया तो दोनों में है पर गिनेंगे हम एक ही बार। 1 से 180 180 हो गया, 1 से 179 359 हो गया, और 0 डिग्री भी तो ये देशांतर रेखा है, इसे भी हम जब जोड़ेंगे तो 360 देशांतर रेखाएं हमें मिलती है। ये ग्लोब है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती हैं। ये 360 होती हैं, और यह ध्रुव की ओर बढ़ने पर इनकी बीच की दूरी घटती जाती है। दोनों ध्रुव की ओर देखो बढ़ने पर बीच की दूरी घट रही है, और ध्रुव पे एकदम 0 हो जाती है, ध्रुव पे एकदम 0 हो जाती है, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा और बना लीजिएगा कि कैसे 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती होती है। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ये लाइन तो समझ में आ रही होगी आपको। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। इसके पहले के थोड़ा बैक करिएगा, उसमें मैंने बताया है, पर ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। इसको समझाने के लिए मैं ये मिटा रहा हूँ और यहाँ पे आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। समझा तो मैंने इसके पहले दिया है। देखिए ऊपर कहा क्या जा रहा है, यहाँ पे ब्रिटिश
राजकीय वेधशाला, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है। और इसका देखिए परिभाषा में क्या कह रहा है, ग्रीनिच जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती होती है। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहेंगे। इसको प्रमुख यामोत्तर कहेंगे। इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व यानी कि 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। 180 डिग्री पश्चिम तक, देखिए 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम दोनों एक ही देशांतर हैं, ये मान लीजिए, ठीक है। 180 डिग्री पूर्व भी यही है, 180 डिग्री पश्चिम भी यही है, ठीक है। और गणना करते हैं प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटते हैं, जिसे पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। देखिए प्रमुख यामोत्तर और 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया। प्रमुख यामोत्तर ये है, 180 डिग्री यामोत्तर ये है। दोनों मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटते हैं। इस भाग को हम पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे, इसे पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। अब बातें समझ में आ रही हैं। और जब हमने सबसे शुरुआत का टॉपिक अक्षांश पढ़ा था, तो अक्षांश पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता था। उत्तरी गोलार्ध ये है, दक्षिणी गोलार्ध ये है, ठीक है। और पश्चिमी गोलार्ध ये है, पूर्वी गोलार्ध ये है। अब बात आती है, देखिए आप वो देशांतर भी सीख गए, अक्षांश भी सीख गए, पूर्वी गोलार्ध भी आपको पता है, पश्चिमी गोलार्ध भी पता है, उत्तरी गोलार्ध भी पता है और दक्षिणी गोलार्ध भी पता है। अब बात करते हैं कि भारत हमारा कहाँ स्थित है। भारत हमारा यहाँ स्थित, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसे हम कहेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, क्योंकि ये उत्तर में है, उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है। भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। इसे आप लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिए। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कि ये ग्लोब है, ठीक है, और ये विषुवत वृत्त है, ये अक्षांश है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा नया टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, वो ये कह रहा है कि ये ग्लोब है और ग्लोब को 2 बराबर भागों में जो काल्पनिक रेखा काटती हैं, बांटती हैं ग्लोब को, उसे विषुवत वृत्त कहेंगे। और ये अक्षांश रेखा है, ठीक है। और ये उत्तर ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है, ठीक है। इनको मिलाने वाली ये देशांतर रेखा है, ठीक है। ये देशांतर रेखा है। और अब जो संरचना दिख रही है आपको, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा से बनी जो संरचना आपको दिख रही है, इसे ग्रिड कहेंगे। ग्रिड मतलब जाल। जैसे मछली पकड़ने का जाल देखे होंगे, कई तांतों से मिलकर, धागों से मिलकर बनी होती है मछली की जाल, पकड़ने वाली जाल। वैसे ही ये भी देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा मिलकर एक जाल नुमा संरचना बना रहे हैं,
जिसे हम ग्रिड कहेंगे। परिभाषा पढ़ते हैं। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तर के द्वारा बनी संरचना को ग्रिड कहेंगे। के द्वारा बनी संरचना को ग्रिड कहेंगे, जाल कहेंगे। अब उदाहरण दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। एनसीईआरटी हमें ऐसा समझा रही है कि मतलब एक समझ विकसित कर रही है, मतलब रटा नहीं रही है, खुद की समझ डेवलप कर रही है हमारे अंदर। ठीक है, उदाहरण दिया गया है कि असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। ये ग्लोब है, ये विषुवत वृत्त है, ये 0 डिग्री अक्षांश पर है, ये उत्तर ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है। इसको मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं और ये 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, अब अपना एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें दिया क्या है। असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 26 डिग्री उत्तर अक्षांश, हमारा 26 डिग्री यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, ये 26 डिग्री, इसे उत्तर अक्षांश हम मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। 90 डिग्री पूर्व देशांतर, पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, पश्चिम पूर्व, दक्षिण इधर, उत्तर इधर कहीं 90 डिग्री आएगा। ये और ये, माना कि यहाँ कहीं 30 डिग्री है और यहाँ कहीं 60 डिग्री है और यहाँ कहीं 90 डिग्री। एग्जाम्पल क्या दे रहा है, 26 डिग्री उत्तर अक्षांश, 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। देखो 26 डिग्री उत्तर अक्षांश मतलब ये मिल गया हमें 26 डिग्री उत्तर अक्षांश। अब सवाल है कि धुबरी कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है, यहाँ है। ये हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है, पर जैसे ही हमने आगे पढ़ा तो हमें स्पष्ट हो गया कि 90 डिग्री पूर्व देशांतर, 90 डिग्री पूर्व देशांतर तो यहाँ है भाई, ये 90 डिग्री पूर्व देशांतर है और ये 26 डिग्री उत्तर देशांतर है। तो ये हमें यहाँ इंटरसेप्ट कर रही है, यहाँ मिल रही है, तो मतलब धुबरी यहाँ है। 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्व देशांतर जहाँ काटे वही धुबरी है, वहीं पर धुबरी स्थित है। देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया, असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं, अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति है। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति है। यहाँ पे काट रही है देशांतर रेखा को अक्षांश रेखा। ठीक है, ऐसे ही हम मैपिंग करेंगे, जहाँ पे बिंदु काटे, जहाँ पे अक्षांश और देशांतर काट दे एक दूसरे को, वही उसकी स्थिति है। ठीक है, जैसे कि यहाँ धुबरी। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देशांतर और समय। देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम समय का निर्धारण कैसे करते हैं, अब हम ये जानेंगे। जैसे कि हम भारत में रहते हैं, तो भारत का समय और अमेरिका का समय दोनों अलग अलग होगा। भारत का समय और अमेरिका का समय दोनों अलग अलग होगा। ये अगर हम इंग्लैंड की भी तुलना करते हैं तो इंग्लैंड का समय भारत की समय से अलग अलग होगा। एग्जाम्पल जैसे कि भारत में 5:30 बजा है तो इंग्लैंड में दिन के 12 बज रहे होंगे। कैसे निकालते हैं,
इंग्लैंड में दिन के 12 कैसे बजे हैं, ये कैसे निकालते हैं, अभी मैं सिखाता हूँ। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। परछाई दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। भाई, सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। परछाई दोपहर में सबसे छोटी क्यों होती है? मान लीजिए आप खड़े हैं, मान लीजिए कोई खड़ा है, ठीक है, और सूर्य यहाँ पे है दोपहर में सर पे एकदम, तो परछाई छोटी ही तो बनेगी, परछाई छोटी बनेगी। अगर सूर्योदय मतलब जब सूर्य निकलता है सुबह के पहर पे, जब सूर्य निकलता है तो सूर्य पूर्व से निकलता है। जब निकलेगा तो पहले नीचे रहेगा, धीरे धीरे ऊपर आएगा, ठीक है। जब इधर नीचे रहेगा तो परछाई, जैसे किरण ऐसे पड़ रही है कोई ऑब्जेक्ट पे, तो परछाई ऐसे बनेगी और सबसे लंबी परछाई बनेगी, ठीक है। ये हो गया सूर्योदय के समय। और जब सूर्यास्त होगा पश्चिम में, जब पश्चिम में सूर्यास्त होगा तब भी सूर्य नीचे होगा। सूर्योदय के समय भी सूर्य नीचे होता है, पश्चिम के समय भी सूर्य नीचे होगा। ये सूर्य है, किरणें आएंगी, परछाई भी लंबी बनेगी, ठीक है। तो वही बता रहा है कि दोपहर में परछाई सबसे छोटी और सूर्योदय और तथा सूर्यास्त के समय परछाई लंबी बनती है। इसी के आधार पर हम समय का निर्धारण करते हैं। जब परछाई सबसे छोटी बने तब समझ लेना कि दिन के 12 बज गए हैं, क्योंकि परछाई तब छोटी बनेगी जब सूर्य एकदम हमारे सर पे होगा। जब हमारे सर पे होगा तो समझ लेना कि वही हमारा मानक समय है, और वही क्या कहते हैं कि तभी परछाई सबसे छोटी बनेगी। जैसे कि और बताया गया है, ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। प्रमुख यामोत्तर किसे कहेंगे? 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख यामोत्तर कहेंगे। और इसमें बताया क्या गया है, ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर है। ग्रीनिच कहाँ है? यूरोप के इंग्लैंड में। और ग्रीनिच हमने बताया होगा कि 0 डिग्री देशांतर पर ग्रीनिच है। ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री देशांतर है, यहीं पे ग्रीनिच है, यहीं पे ग्रीनिच है। जब सूर्य ग्रीनिच पर होगा तो इस यामोत्तर 0 डिग्री यामोत्तर पे जितने भी स्थान हैं सभी पर दोपहर होंगे, ठीक है। क्यों दोपहर होंगे? क्योंकि सूर्य सर पे है, एकदम सूर्य सर पर है, इसलिए वहां पे दोपहर होंगे, ठीक है। उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व मतलब ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। पश्चिम से पूर्व मतलब ऐसे 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 पश्चिम से पूर्व की ओर। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। तब अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है पश्चिम से पूर्व, अगर देखिए पश्चिम से पूर्व कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है पश्चिम से पूर्व, तो सबसे पहले आपके आगे कौन सा स्थान आएगा? पूर्वी स्थान आएगा। जैसे कि मान लीजिए ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, हाँ, और इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है। अगर ये घूमेगी पृथ्वी तो सबसे पहले आपके सामने पूर्व ही तो आएगा। देखिए ये पूर्व है और ये पश्चिम इधर, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। जब घूमेगी तो सबसे पहले पूर्व आपकी तरफ आया। तो कहने का मतलब जब पूर्व आया, देखिए क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो
ग्रीनिच के पूर्व में है। ग्रीनिच कहाँ है? 0 डिग्री देशांतर पर है ग्रीनिच। और जो ग्रीनिच के पूर्व में है, पूर्व मतलब इधर है, पश्चिम मतलब इधर है, तो ग्रीनिच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। कैसे आगे होगा, ये बात है। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक कर लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। ये 0 डिग्री यामोत्तर है, प्रमुख यामोत्तर इसे कहेंगे। और ग्रीनिच हमारा यहाँ पे है, यूरोप के इंग्लैंड में ग्रीनिच है। और ये हमारा विश्व का मानक समय है, विश्व का मानक समय। मानक समय किसे कहते हैं? जब सूर्य एकदम सर पर हो, उसे मानक समय कहेंगे। ठीक है, ये विश्व का मानक समय है। और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पश्चिम से, ये पश्चिम है और ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ऐसे समझिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है तो सबसे पहले पूर्व आएगा। यही कारण है कि सूर्य पूर्व से उदय होता है, पूर्व से निकलता है, क्योंकि पूर्व आएगा सबसे पहले सूर्य के सामने। जैसे मान लीजिए ये कैमरा सूर्य है और सूर्य पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो सबसे पहले पृथ्वी का पूर्वी हिस्सा सूर्य के सामने आएगा। ठीक है, और उसमें बताया क्या गया है कि ग्रीनिच के पूर्व वाला हिस्सा सूर्य के सामने पहले आएगा, पश्चिम वाला बाद में आएगा। यही कारण है कि ग्रीनिच का जो मानक समय है उससे पूर्वी वाला मानक समय आगे होगा, पूर्व का समय आगे होगा। ग्रीनिच के समय से पूर्व का समय आगे होगा। यही कारण है कि जब पृथ्वी पर यही कारण है कि जब भारत पर 5:30 बजता है तो इंग्लैंड में सुबह दिन के 12 बजते हैं। कैसे? ये पृथ्वी है, ये पूरा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध है और ये नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध है। ये पश्चिम का हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध है, ये पूरब का हिस्सा पूर्वी गोलार्ध है। हमारा भारत कहाँ पे है? उत्तर पूर्व में। और ग्रीनिच कहाँ है? एकदम 0 डिग्री देशांतर पे, यहाँ पे। हमने परिभाषा में ये पढ़ा कि ग्रीनिच के समय से पूर्व का समय आगे होगा और ग्रीनिच के समय से पश्चिम का समय पीछे होगा। ठीक है, पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है। तो हमारे जो भारत है वो पूर्व में है और उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में होने से खैर समय से कोई मतलब नहीं है, वो अक्षांश की बात है। हम देशांतर की बात कर रहे हैं, देशांतर और समय टॉपिक पढ़ रहे हैं तो देशांतर की बात करेंगे। और हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में है, तो सबसे पहले पूर्व वाला हिस्सा सूर्य के सामने आएगा और ग्रीनिच बाद में आएगा, फिर बाद में पश्चिम आएगा। यही कारण है कि भारत का समय आगे है ग्रीनिच के समय से। ठीक है, अब जानेंगे कि अब आगे की बात हम करेंगे कि समय कैसे निकालें। भाई हमने तो बता दिया कि भारत के समय से ग्रीनिच का समय 5.5 घंटा पीछे है। कैसे पीछे है ये निकालना मैं सिखाऊंगा आपको। पृथ्वी को एक घूर्णन पूरा करने में 24 घंटा लगता है,
और एक परिक्रमा पूरी करने में सूर्य का 365 दिन लगता है, ठीक है। और एक घूर्णन अपने अक्ष पर पूरा करने में 24 घंटा यानी कि 1 दिन लगता है, ठीक है। जाती है अपने अक्ष पर, ठीक है, अपने अक्ष पर 360 डिग्री। जैसे कि अगर मैं ऐसा हूँ, खड़ा हूँ आपके सामने, अगर मैं ऐसे घूम गया, ऐसे, तो 90 डिग्री घूम गया, ठीक है, 90 डिग्री घूम गया। अगर मैं ऐसे घूम गया तो 180 डिग्री घूम गया। अगर मैं पूरा फिर से कैमरे के सामने आ जाऊँ, घूम के फिर से कैमरे के सामने आ जाऊँ, तो मैं 360 डिग्री घूम गया। वैसे ही पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन यानी कि 360 डिग्री 24 घंटा में पूरा करती है। अब लिखते हैं इस बात को, पृथ्वी 24 घंटे में, और बड़ा लिखते हैं, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी? एच मतलब हावर्स, हावर्स यानी आवर्स। 24 घंटे में पृथ्वी अगर 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में 360 बटे 24 घूमेगी। कैसे? हम घंटा को इधर ही रखेंगे और 60 के बटे में 24 ले आएंगे, तो 1 घंटे में पृथ्वी 360 बटे 24 डिग्री घूमेगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 घंटा में, अब इसको काटेंगे 360 को 24 से, अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा हमारा? 15 आएगा, 15 डिग्री, ठीक है। यानी पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। अब एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 1 घंटे में 60 मिनट होता है। यानी पृथ्वी 60 मिनट में, यानी पृथ्वी 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है। जब 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है, जब 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है, यानी पृथ्वी हमारी 15 डिग्री, पृथ्वी 15 डिग्री घूमने के लिए 60 मिनट लेती है। पृथ्वी 15 डिग्री घूमने के लिए 60 मिनट लेती है, तो 1 डिग्री घूमने के लिए कितना मिनट पृथ्वी को लगेगा? 1 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को 60 बटे 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने के लिए 60 बटे 15 मिनट लगेगा। 60 बटे 15 मिनट यानी कि 4 मिनट। इसको काटेंगे तो 4 आएगा। यानी पृथ्वी 1 डिग्री में, 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट का समय लेती है। पृथ्वी 1 डिग्री, जब पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 डिग्री का समय, 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को 1 मिनट घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। फिर से कैसे निकाला, फिर से बता दे रहा हूँ। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। यानी कि पृथ्वी है ये, पृथ्वी अगर अपना अक्ष पर घूर्णन कर रही है तो अपने अक्ष पर घूर्णन पृथ्वी 24 घंटे में पूरा करती है। अपने अक्ष का मतलब कि ऐसे मैं घूमा तो ये 90 डिग्री हो गया, और ऐसे घूम गया, पीछे हो गया तो 180 डिग्री हो गया, और फिर अगर ऐसे हो गया तो 270 डिग्री हो गया, और फिर ऐसे आ गया तो 360 डिग्री। यानी कि एक मेरा घूर्णन हो गया अपने अक्ष पर, 360 डिग्री हो गया। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। यानी कि 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 360 बटे 24 आ जाएगा, बटे में 24 आ जाएगा, इधर बचा 1, और यानी 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है, और 1 घंटे में 60 मिनट होता है। 15 डिग्री पृथ्वी घूमने में 60 मिनट लेती है, तो एक डिग्री घूमने के लिए कितना समय लेगी? 60 बटे 15, तो पृथ्वी 1 डिग्री में, 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट लगता है पृथ्वी को, ठीक है। ये हो गया। अब हम आगे की बात जानेंगे।
इतना तो हम जान गए कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अब आगे की बात, हम मानक समय क्यों मानते हैं? भाई हमें मानक समय की क्या ज़रूरत पड़ी जो हमने ग्रीनिच को मानक समय माना, और अब भारत में भी एक मानक समय मानेंगे? क्यों मानने की हमें ज़रूरत है भाई? देखते हैं। आसानी से समय की गणना करने के लिए भाई मानक समय, अगर 0 डिग्री यामोत्तर पर सूर्य हमारे सर पे है तो वहाँ दिन के 12 बजे हैं, यानी कि वही उसका मानक समय है। ठीक है, आसानी से समय की गणना करने के लिए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर समय परिवर्तन को अनुभव करने के लिए। ठीक है, कैसे समय परिवर्तन को हम अनुभव कर पाएंगे भाई? देख, ऐसा तो हम देखते हैं सामान्यतः कि जहाँ हम पूरे भारत में अगर यहाँ पे दिन के 12 बजे हैं, कश्मीर में दिन के 12 बजे हैं, तो हमारा उत्तर प्रदेश में भी दिन के 12 बजेंगे। अक्सर हम ये देखते हैं। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, अंतर आता है। भले ही कुछ मिनट, कुछ घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आए, 1.5 घंटे के लिए आए, 2 घंटे के लिए आए, पर अंतर आता है। यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक 2 घंटे का अंतर होता है। कैसे होता है अभी निकालेंगे हम। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी गोलार्ध होता है। कैसे, कहाँ पे होता है? यहाँ पे लगभग कितना है ये? 82.5 डिग्री, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट। मिनट को हम ऐसे दिखाएंगे, और ये पूर्व में है। आधा मिनट यानी कि 30 मिनट। ठीक है, तो इसीलिए 82.5 डिग्री पूर्व में ये भारत का मानक समय है। ठीक है, ये भारत का मानक समय है। हाँ, हमें मानक समय की जरूरत क्यों पड़ी भाई? आसानी से समय की गणना करने के लिए, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर समय परिवर्तन को अनुभव करने के लिए। भारत का जो स्थिति है ग्लोब में, वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गोलार्ध में। देखिए, ये 0 डिग्री यामोत्तर है, 0 डिग्री देशांतर है ये। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। हम मान लेते हैं कि जब एक हमारी देशांतर रेखाएं 360 होती हैं, ठीक है, और 68 डिग्री हम मान लेते हैं लगभग यहाँ कहीं हमारा 68 डिग्री आएगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। भाई पूर्वी गोलार्ध में है भारत, तो इसलिए पूर्व की बात करेंगे हम। पूर्व 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पे है करीब, लगभग हम मान लिए। और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व हम लगभग ये मान लेते हैं, ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। भाई भारत पूर्व से शुरू हुआ, पूर्व तक है। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में है इसलिए पूर्व में है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, यानी यहाँ से यहाँ तक है भारत। ठीक है, अब देशांतर की बात होगी। अब अक्षांश की बात करेंगे। भाई किस अक्षांश पे है भारत? अक्षांश ये लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, ये लिखा है 0 डिग्री अक्षांश है ये। तो 8 मिनट हम मान लेते हैं कि लगभग 8 मिनट हमारा यहाँ कहीं होगा। अक्षांश रेखाएं हमारी 181 होती हैं। ठीक है, हमने पढ़ाया था जब अक्षांश पढ़ाया था, तो 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो हमने मान लिया कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश रेखाएं लगभग यहाँ हैं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। क्यों है, क्यों कहते हैं, अभी पता चल जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है भारत। हम मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पड़ेगा
37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तो ये हमारे भारत है, यहाँ से यहाँ तक, उत्तर से शुरू उत्तर में ख़त्म, पूर्व से शुरू पूर्व में ख़त्म। तो हमारा भारत ऐसा है, ठीक है, हम बना दे रहे हैं, ध्यान से नहीं बन रहा है, ऐसा है, ठीक है, यहाँ हमारा भारत है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर भी है पूर्व में भी है। अब बात करते हैं कि भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री है। 2 घंटे का अंतर आता है, कैसे आता निकालेंगे हम, अब ये बताएंगे। अब बात करेंगे भारत का मानक समय क्या है। देखिए भारत की स्थिति तो ये है, और ये भारत का मानक यामोत्तर है, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्व भारत का, ये जो 82.5 डिग्री पूर्व है ये भारत का मानक यामोत्तर है। जैसे कि हमने ग्रीनिच में मानक यामोत्तर ग्रीनिच पर है 0 डिग्री, ठीक है, तो भारत का मानक यामोत्तर 82.5 डिग्री पूर्व में है। जो मानक यामोत्तर है, देखिए भारत में अगर हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ पे अगर हमें ट्रेन से यहाँ जाना हो तो हम ये नहीं कहेंगे कि भारत में हमारे 2 घंटे का अंतर है। अगर 2 घंटे का अंतर होगा तो हमें ट्रेन का समय सारणी बनाने में बड़ी दिक्कतें आएंगी, ठीक है, यहाँ के लिए अलग ट्रेन समय, यहाँ के लिए अलग समय निकालो, तो ऐसा नहीं है। इसलिए विद्वानों ने भारत का एक मानक समय माना और कह दिया कि यही समय पूरे भारत का समय होगा। तो एक कैलकुलेशन में 2 घंटे का समय पश्चिमी सिरे से पूर्वी सिरे तक 2 घंटे का समय होता है एक कैलकुलेशन में, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। आप अगर देखेंगे तो भारत का मानक समय एक ही है, 82.5 डिग्री पूर्व। अब भारत का मानक समय हम कैसे निकालेंगे। भारत का मानक समय, भारत का मानक समय, अब हम भारत का मानक समय कैसे निकालें। भारत का मानक समय, ठीक है, भारत का मानक समय हमने 82.5 डिग्री पूर्व को भारत का मानक समय मान लिया। 82.5 डिग्री पूर्व को मानक समय मान लिया। हमने पढ़ा कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। हम यहाँ लिखते हैं 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने के लिए 4 मिनट लगता है, ठीक है। तो 82 डिग्री घूमने में हमें 82.5 डिग्री पृथ्वी को घूमने के लिए कितना समय लगेगा। तो 82.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, अंकों में ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 82.5 गुणे 4 मिनट लगेगा। पर हम समय मिनट में नहीं बताते, घंटा में बताते हैं, इसलिए हम मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे इसे। और जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन आएगा 5.5, यानी 5.5 घंटा। 5.5 घंटा को हम क्या कहते हैं, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि हमारा भारत ग्रीनिच के समय से 5.5 घंटा आगे है। कैसे, हमने ये कैलकुलेशन तो कर ली कि 1 डिग्री पृथ्वी 4 मिनट में घूमती है, 82.5 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी, तो 82.5 गुणे 4 मिनट में समय तो बताएंगे नहीं, इसलिए 60 से डिवाइड कर दी घंटे में निकालने के लिए, तो 5.5 आया। 5.5 मतलब 5 घंटा 30 मिनट। अब ग्रीनिच कहाँ है, 0 डिग्री पे ग्रीनिच है, यहाँ पे ग्रीनिच है, ठीक है। भारत कहाँ पे है, भारत लगभग यहाँ पे है, ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत का हमने एक मानक यामोत्तर माना है, ठीक है, क्योंकि हम अलग अलग जिले का, अलग अलग राज्य का अलग अलग समय नहीं बताएंगे, उससे बहुत दिक्कतें आएंगी। ट्रेन का सारणी सेट करने में, बस की समय सेट करने में, इतने मिनट इतने बजे ये ट्रेन जाएगी, इतने बजे ये ट्रेन जाएगी, अगर सबका समय अलग अलग होगा तो वहाँ अलग अलग से समय निर्धारित करना पड़ेगा। इसलिए हमने एक अपना मानक समय मान लिया। मानक यामोत्तर 82.5 डिग्री पूर्व है भारत का, और
मानक समय भी हमने मान लिया इसी को। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ये ग्रीनिच है। भारत का समय ग्रीनिच के समय से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। अगर ग्रीनिच में, इंग्लैंड में, ग्रीनिच कहाँ है? यूरोप के इंग्लैंड में। अगर इंग्लैंड में 2 बजा है दोपहर का 2 बजा है, तो 2 बजा है तो उसमें 5.5 घंटा आगे कर दिया जाए, 5.5 घंटा आगे कर दिया जाए तो भारत में कितना बजा है? 7:30। यही कारण है कि भारत का समय इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटा आगे होता है। और पश्चिमी सिरा से पूर्वी सिरे के बीच 2 घंटे का अंतर क्यों आता है, ये जानेंगे। कैलकुलेशन में आता है, बाकी हमने तो भारत का मानक समय एक ही कर दिया है कि एक ही समय होगा, वो पूरे भारत में होगा। पर कुछ देश हैं जहाँ पे कई यामोत्तर हैं, जैसे कि रूस में 11 यामोत्तर हैं। रूस सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में, इसलिए वहाँ 11 यामोत्तर हैं, तो वहाँ पे कई मानक समय हैं। अब देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक कितने डिग्री का अंतर है? लगभग 30 डिग्री का अंतर है। हमने पढ़ा पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, ठीक है। तो 30 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा? 30 गुणे 4। पर हमें मिनट में समय तो बताना नहीं, घंटे में बताना है, इसलिए इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा? कट के 2 घंटा आ जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे का अंतर है, यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे का अंतर है। 30 डिग्री का यहाँ से यहाँ तक अंतर है, लगभग 30 डिग्री का अंतर है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी 2 घंटे का अंतर है। पर हमने भारत का मानक समय एक मान लिया है, तो जो यहाँ पे बचेगा, जो यहाँ का जो समय होगा वही यहाँ का भी समय होगा। उसके लिए हम अलग से समय निर्धारित नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ी असुविधा हो जाएगी उससे। यहाँ की ट्रेन के लिए अलग सारणी सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब 2 घंटा आगे हो जाएगा तो अगर यहाँ पे 2 बजा है तो यहाँ पे 4 बजेगा, तो 2 बजे के हिसाब से लोग अपना समय सारणी देखेंगे, तो यहाँ पे 4 बजे के हिसाब से अपनी ट्रेन का शेड्यूल देखेंगे कि हमारी ट्रेन कितने बजे की है। तो इसलिए भारत का मानक समय पूरे भारत का एक मान लिया गया है कि अगर 2 बजा है तो पूरे भारत में 2 बजेगा, ठीक है। ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। और एक्सरसाइज मैं इसकी अगले वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि बहुत ये वीडियो बड़ा हो गया है। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में बताएं तुरंत, और उसका लिख के बताएं कि इस टॉपिक पे है, तो उसको मैं अगली एक्सरसाइज में उसे जब कराऊंगा 2nd चैप्टर का, तो उसमें सॉल्व कराऊंगा, अपने समझाऊंगा अच्छे से उसे। वैसे मैंने अच्छा प्रयास किया, मुझे ऐसा लगा, मैंने पूरी कोशिश की समझाने की आपको। थैंक यू।